हेलो स्टूडेंट, आज का यह वीडियो क्लास 10 गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के सभी महत्वपूर्ण अति लघु व दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। पिछले 5 वर्ष के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 में पक्का यही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। यह हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये सभी 5 वर्ष के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% आएंगे। आप उत्तर में लिखेंगे एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं। आप 2 ही पेन का यूज करेंगे, एक ब्लैक एक ब्लू, जिस तरह से हमने लिखा है। उसके बाद आप पहला नंबर डालेंगे, उसमें लिखेंगे यह अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करता है। उसके बाद दूसरा नंबर डालेंगे, उसमें लिखेंगे प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट यहाँ हम देख सकते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है जो हर साल की रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% आएगा। वाहक चेक किसे कहते हैं, इसके लाभ बताइए। आप उत्तर में लिखेंगे वाहक चेक उस चेक को कहते हैं जिसे ले जाकर कोई भी व्यक्ति बैंक से नगद पैसे ले सकता है। इस प्रकार का चेक अपने किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति को देकर बैंक से धन निकाला जा सकता है। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। जल को शुद्ध करने के 2 आधुनिक उपकरणों के बारे में आपको बताना है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। इससे पहले हमने गृह विज्ञान के वायरल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर वहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप उत्तर में लिखेंगे कि जल को शुद्ध करने वाले आधुनिक उपकरण हैं विद्युत चलित उपकरण जैसे कि आरओ तथा विभिन्न प्रकार के वाटर प्यूरिफायर, एक्वागार्ड तथा कैंट वाटर प्यूरिफायर मुख्य उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए चौथा नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं कि किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। यह हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप उत्तर में लिखेंगे चेचक, तपेदिस, हैजा तथा मियादी बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है, आपको बताना है। तो आप उत्तर का हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे जीवित प्राणियों के लिए भोजन ग्रहण करना अनिवार्य है। शरीर की वृद्धि के रूप एवं विकास के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, रोगों से मुकाबला करने की शक्ति प्रदान के लिए तथा नियमित रूप से भूख शांत करने के लिए भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया कि किस प्रकार अस्थिभंग में रोगी को बर्फ चूसने के लिए दी जाती है। उत्तर में आप लिखेंगे पसलियां टूट जाने पर रोगी को बर्फ चूसने के लिए दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो जब पसलियां टूट जाती हैं तब रोगी को बर्फ चूसने के लिए दी जाती है। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि रेशमी वस्त्रों की धुलाई की विधियां आपको बताना है। तो आप उत्तर का हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि तीव्र क्षार, रगड़ एवं आधुनिक ताप के उपयोग से रेशम के तंतु दुर्बल व बेकार हो जाते हैं। अतः मूल्यवान रेशमी वस्त्रों की या तो ड्राइंग क्लीनर करना चाहिए तथा उन्हें धोना चाहिए। रेशमी वस्त्रों को क्षारी साबुन, इजी तथा रीठों के सतह पर उत्तम गुणवत्ता के डिटर्जेंटों से गुनगुने पानी में धोना चाहिए। सफेद एवं रंगीन रेशमी वस्त्रों को अलग अलग धोना चाहिए। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे धुलाई की विधि। प्लास्टिक के एक टब तथा बाल्टी में हल्का गर्म पानी लेकर उसमें डिटर्जेंट पाउडर घोलकर झाग बना लेते हैं। रीठों का प्रयोग करते समय बीज निकालकर रीठों को पानी में उबाल देते हैं। अब इस पानी को ठंडा कर झाग उत्पन्न कर देते हैं। रेशमी वस्त्रों की उपयुक्त किसी भी प्रकार के झागदार पानी में डुबो देते हैं, तब इन्हें हाथों में हल्के हल्के मलकर एवं दबाकर इनका मैल निकाल देते हैं। यह क्रिया 2 या 3 बार दोहराते हैं। अंतिम बार हल्के रंग के वस्त्रों के लिए 1 चम्मच
मेथिलेटेड स्प्रिंट व गहरे रंग के वस्त्रों के लिए 1 चम्मच सिरका 1 लीटर पानी में मिलाकर खंगालने से इन वस्त्रों में चमक आ जाती है। आप इसी तरह से सभी क्वेश्चन को लिखेंगे। उसके बाद आप इसमें नेक्स्ट लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे निचोड़ने एवं सुखाना, किस तरह से आप उसे निचोड़ कर सुखा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यह बोर्ड एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि यह हर साल के रिपीटेड क्वेश्चन है। लिखेंगे रेशमी वस्त्रों को या तो हल्के हल्के दबाकर उनका पानी निकालना चाहिए तथा तौलिए में लपेट कर निचोड़ना चाहिए। अब इन्हें उल्टा करके सावधानी पूर्वक फैलाकर छांव में सुखाना चाहिए। हल्के से नम रहने पर मध्यम वर्ग स्त्री से इनकी सिलवटें दूर की जा सकती हैं। आप इसी तरह से सभी क्वेश्चन को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि गृह गणित का ज्ञान होना गृहिणियों के लिए क्यों आवश्यक है, आपको बताना है। तो ये आपके 2014 से लगातार 2023 तक यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए सामान्य गणित का ज्ञान अति आवश्यक होता है। आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए कुछ गणनाएं आवश्यक ही करनी पड़ती हैं। गृह प्रबंधन तथा पारिवारिक बजट के सैद्धांतिक अध्ययन एवं व्यापारिक उपयोग के लिए भी गणित का ज्ञान आवश्यक होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही गृह विज्ञान की छात्राओं को गृह गणित के रूप में सामान्य गणित का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार गृहिणियों के लिए गृह गणित का ज्ञान विशेष रूप से उपयोगी तथा आवश्यक होता है। आप इसी तरह से सभी क्वेश्चन को लिखेंगे। हम जितने क्वेश्चन को बता रहे हैं आप कापी पेन लेकर बैठे रहे, सभी क्वेश्चन को नोट कर लें क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गृह गणित का सामुचिक ज्ञान होने की स्थिति में गृहिणियों को विभिन्न कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे स्वयं रुपए पैसे को लेन देन कर सकती हैं तथा गृह बजट तैयार कर सकती हैं। अतः स्पष्ट है कि गृह प्रबंधन की सफलता के लिए प्रत्येक गृहिणियों के लिए गृह गणित का ज्ञान आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। आप इसी तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 9वां नंबर हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अस्थियों की बनावट का वर्णन कीजिए। ये भी आपके क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लिखेंगी, उत्तर डालेंगे, उसमें लिखेंगी अस्थियां मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मुख्य अस्थियों को भिन्न कुछ उपस्थितियां भी होती हैं जो मुलायम होती हैं, इन्हें कार्टिलेज कहते हैं। अस्थियों का निर्माण भी जीवित कोशिकाओं के द्वारा होती है। अस्थियां सफेद रंग की तथा छूने में कठोर और भीतर से खोखली होती हैं। इसी कारण से कठोर होते हुए भी हल्की होती हैं। अस्थियां के केंद्र में एक नली होती है। क्या होती है? उसमें एक नली होती है जिसके अंदर एक गुद्देदार पदार्थ भरा होता है जिससे अस्थिमज्जा कहते हैं। जिसे खोले स्थान या नली के अस्थिमज्जा होती है, इस अस्थि गुहा कहते हैं। अस्थिमज्जा में लाल और श्वेत रक्त कणिकाएं बनती हैं। नली के चारों ओर असंख्य अस्थियां कोशिकाएं होती हैं जो टूटी हुई अस्थियों को जोड़ने में सहायक होती हैं। अस्थियां नली में रक्तवाहिनी और नाड़ी सूत्र होते हैं। इसी कारण जीवित मनुष्यों की अस्थि का रंग कुछ गुलाबीपन लिए होता है और मृत अवस्था में इसका रंग श्वेत हो जाता है। यह एक आवरण से ढकी रहती है जिसे अस्थि छद कहते हैं। यह आवरण बहुत बड़ा होता है तथा मांसपेशियों से जुड़ा रहता है। अस्थियों का निर्माण विभिन्न चीजों से होती है जिसमें मुख्य है कैल्शियम फास्फेट,
कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम फास्फेट, इनमें सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम फास्फेट की होती है। आप इसी तरह से सभी क्वेश्चन को लिखेंगे और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो दिया है, भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए आपको बताना है। ये आपके 2014 से लगातार आपके क्वेश्चन 24 तक पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब उत्तर में लिखेंगे, भोजन पकाने से पहले हमें देखना चाहिए कि जिस बर्तन में भोजन पकाया जाता है वह अच्छी तरह से साफ है या नहीं। अगर किसी भी प्रकार की गंदगी उस बर्तन में लगी हुई है तो उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। भोजन पकाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि भोजन आवश्यकता से अधिक न गल जाए, क्योंकि भोजन पकाते समय अगर अधिक गल जाता है तो इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन परोसते समय हमारे हाथ एवं बर्तन अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। आप इसी तरह से क्वेश्चन को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं कि प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर होता है आपको बताना है। ये आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन में अंतर आपको बताना रहता है। सबसे पहले आप लिखेंगे, उत्तर में आप डालेंगे प्राकृतिक श्वसन का हेडिंग डालेंगे, उसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे, यह क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह स्वतः एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती रहती है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह स्वतः ही पसलियों तथा तंतुपट की क्रिया पर निर्भर करती है और व्यक्ति की स्वयं की मांसपेशियों द्वारा संपादित होने वाली क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह एक ही विधि के द्वारा होने वाली क्रिया है। कृत्रिम श्वसन में आप हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, यह क्रिया प्रकृति श्वसन में विघ्न पड़ने पर की जाती है तथा सीमित समय के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह सदैव अन्य व्यक्तियों के द्वारा कराई जाने वाली क्रिया है तथा दूसरे व्यक्तियों को इसमें श्रम करना होता है, इन्हीं के द्वारा यह क्रिया समाप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह रोगी की स्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग विधियों में की जाने वाली क्रिया होती है। ये आपके 4 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है। आप इसी तरह से उनके बारे में लिखेंगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पारिवारिक बजट का क्या महत्व है, इससे परिवार को होने वाले लाभों को भी वर्णन कीजिए। आप उत्तर में हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले पारिवारिक बजट का महत्व या लाभ के बारे में आप बताएंगे। आप लिखेंगे, पारिवारिक बजट परिवार की आर्थिक दशा का वह विस्तार है जिसकी सहायता से गृहिणी परिवार के आय व्यय के संतुलन को बनाए रख सकती है। पारिवारिक बजट न केवल गृहिणियों ही लाभान्वित होती हैं बल्कि इससे अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों तथा सरकार को भी लाभ होते हैं। पारिवारिक बजट बनाने के अनेक लाभ होते हैं। कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। उसके बाद आप कुछ लाभ को लिख देंगे जिससे क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं और तो आप करीब इसे 4 पेज में लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। जिसमें क नंबर हेडिंग डालेंगे, गृहिणियों तथा परिवार के लाभ के बारे में आप बताएंगे। पारिवारिक बजट से सर्वाधिक लाभ गृहिणियों तथा परिवार को ही होता है। पारिवारिक बजट से गृहिणियों को प्राप्त होने वाले लाभ का विवरण निम्नलिखित है। उसके बाद आप इनके लाभ के बारे में बताएंगे। फर्स्ट नंबर में आप लिखेंगे, अनावश्यक व्यय को नियंत्रण में सहायक। पारिवारिक समृद्धि के लिए अनिवार्य है कि अनावश्यक पारिवारिक व्यय को नियंत्रित किया जाए। यदि सूझबूझपूर्वक परिवर्तन बजट तैयार करने इसके अनुसार ही व्यय किया जाता है तो अनावश्यक पारिवारिक व्यय स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे,
यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें, क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आपको यही सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 5 साल के रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछा जाएगा। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने में सहायक। उसके पारिवारिक बजट में पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर ही व्यय तथा प्रावधान किया जाता है। इस व्यवस्था के कारण पारिवारिक आय तथा व्यय में परस्पर संतुलन बना रहता है तथा गृह अर्थव्यवस्था सुचारू ढंग से चलता रहता है। उसके बाद तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे मितव्ययिता की आदत के विकास में सहायक। यदि गृहिणियां पूर्व निर्धारित बजट के अनुसार ही व्यय करती हैं तो व्यय की सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। इससे मितव्ययिता की आदत विकसित हो जाती है। मितव्ययिता स्वयं ही एक आर्थिक सद्गुण है तथा इससे अनेक लाभ होते हैं। चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे उसमें पारिवारिक ऋण से बचने में सहायक। उसके पारिवारिक बजट के बनाने तथा इसके पालन की दिशा में गृहिणियां अपने व्यय को निर्धारित सीमा में ही रखती हैं। इससे गृह अर्थव्यवस्था के बढ़ने तथा ऋणग्रस्तता के अवसर नहीं आते हैं। आप इसी तरह से सभी क्वेश्चन को लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 5वां नंबर लिखेंगे परिजनों की आवश्यकता पूर्ति में सहायक। गृहिणियों का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार के सभी सदस्यों का मुख्य आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति पर ध्यान रखे। पारिवारिक बचत गृहिणी के अपने इस कर्तव्य की पूर्ति में सहायक होता है। वास्तव में पारिवारिक बजट में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को प्राथमिकताओं के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा इनकी पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान रखा जाता है। उसके बाद 6वां पॉइंट लिखेंगे पारिवारिक बजट के सहायक। आप हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे कुशल गृहिणियां पारिवारिक बजट को अनावश्यक मानती हैं। उत्तम पारिवारिक बजट में बचत का अनिवार्य रूप से प्रावधान होता है। इस प्रकार बजट का पालन करके गृहिणियां बचत करने में सफल हो जाती हैं। उसके बाद 7वां नंबर हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। पारिवारिक बजट बनाकर गृहिणियां अपने पारिवारिक व्यय को व्यवस्थित बना लेती हैं तथा इसके आधार पर सूझबूझ पूर्वक आय को इस ढंग से व्यय करती हैं जिससे परिवार में रहन सहन का स्तर उत्तम बना रहता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 8वां नंबर पारिवारिक सुख शांति एवं समृद्धि में सहायक। आप इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो हम इस तरह से बता रहे हैं, आपको पूरी तरह से अच्छे से याद हो जाएगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से किसी भी हेडिंग को आप बनाकर लिख सकती हैं। लिखेंगे सभी गृहिणियां चाहती हैं कि उनके परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का वातावरण बना रहे। पारिवारिक बजट का निर्माण तथा इसका पालन इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है कि पारिवारिक बजट परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है तथा नियमित बचत के अवसर भी प्रदान करता है। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है तथा परिणाम स्वरूप पारिवारिक सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। अर्थशास्त्रियों के लाभ के बारे में आप बताएंगे कि देश के अर्थशास्त्री भी पारिवारिक बजट में लाभान्वित होते हैं। विभिन्न परिवार द्वारा बनाए जाने वाले पारिवारिक बजट को व्यवस्थित अध्ययन एवं विश्लेषण अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस अध्ययन द्वारा उन्हें समाज में प्रचलित आय व्यय के प्रतिमानों को विस्तृत जानकारी प्रदान होती है। इस प्रकार की जानकारी विभिन्न प्रकार की नीतियों के निर्धारण में सहायक हो सकती है। अर्थशास्त्री इसी प्रकार की जानकारी के आधार पर आयकर तथा व्यय कर संबंधी नीतियों के विषय में सुझाव देते हैं। पारिवारिक बजट के अध्ययन के आधार पर विभिन्न वर्गों के परिवारों को रहन सहन के स्तर उत्पन्न बनाने में उपयोगी सुझाव दिया जाता है। उसके बाद आप 9 नंबर हेडिंग डालेंगे समाज सुधारकों का लाभ। उसमें आप लिखेंगे समाज सुधारकों का मुख्य कार्य है समाज में व्याप्त समस्याओं के समाधान ढूंढना। विभिन्न सामाजिक समस्याओं का सीधा
यह संबंध समाज की, पारिवारिक की, आर्थिक सामाजिक स्थिति से होती है। उदाहरण के लिए गरीबी, ऋणग्रस्त, नशाखोरी, शिक्षावृत्ति आदि समस्याएं परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं के कारणों को जानने के लिए संबंधित वर्ग परिवारों की पारिवारिक बजट का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। समाज सुधारक व्यवस्थित अध्ययन द्वारा समस्याओं के कारण एवं उसके हल ढूंढा करते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे शासन के लाभ, इसके बारे में भी आप बताएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिवारिक बजट के अध्ययन से शासन को भी लाभ होते हैं। देश की आर्थिक दशा को समझने के लिए, नागरिकों की समस्याओं को जानने के लिए तथा कर एवं बचत योजनाओं को लागू करने के लिए पारिवारिक बजट को पर्याप्त सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए यदि किसी भी देश के प्रसाधन, दिखावे आदि पर अनावश्यक व्यय बढ़ रहा है तो वहाँ शासक द्वारा इस प्रकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए संबंधित वस्तुओं पर कर में वृद्धि की जा सकती है। उपयुक्त विवरण स्पष्ट है कि पारिवारिक बजट से अन्य पक्षों की तुलना में सर्वाधिक लाभ गृहिणियों को ही प्राप्त होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है जो हर साल की रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि दिया कि मियादी बुखार या टाइफाइड नामक रोग के कारण, लक्षण, उपचार एवं बचने के उपाय का वर्णन आपको करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। आप सबसे पहले उत्तर में हेडिंग डालेंगे मियादी बुखार या टाइफाइड अशुद्ध जल तथा अशुद्ध जल द्वारा पकाए गए आहार के माध्यम से फैलाने वाले रोग में एक मुख्यतः संक्रामक रोग टाइफाइड है। इस रोग को मियादी बुखार तथा मोतीझरा भी कहते हैं। सामान्य रूप से यह रोगी के निश्चित अवधि तक रहता है, इसलिए इसे मियादी बुखार कहा जाता है। यह कोई रोग साल्मोना टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से फैलता है। उसके लक्षण के बारे में बताएंगे, डालेंगे रोगों के लक्षण। रोग के बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं, वे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ही व्यक्ति के सिर में तेज दर्द होता है तथा व्यक्ति बहुत अधिक बेचैनी अनुभव करने लगता है। सिर दर्द के उपरांत शीघ्र ही रोगी के शरीर का तापक्रम तेजी से बढ़ने लगता है। टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर पर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के दाने भी निकल जाते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझरा भी कहते हैं। टाइफाइड के इन बाहरी लक्षणों के अतिरिक्त कुछ आंतरिक लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। इस रोग का प्रभाव आंतों पर भी दिखाई देता है, इससे आंतों में सूजन तथा घाव हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रोगों से बचाव के उपाय। इसमें आप लिखेंगे टाइफाइड एक संक्रामक रोग है। इस रोग को संक्रमण से बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए तथा निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। टाइफाइड के बचाव का टीका खोजा जा चुका है। प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए कि वह योग्य चिकित्सक से परामर्श करके समय समय पर इन रोगों के बचाव का टीका लगवाते रहें। इस टीके को TAB का टीका कहते हैं। दूसरा नंबर लिखेंगे सभी व्यक्तियों को अपने हाथों को सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंगुलियों के नाखून नियमित रूप से काटने चाहिए तथा कुछ भी खाने से पूर्व हाथों को साबुन से अवश्य धोना चाहिए। तीसरा नंबर डालेंगे, उसमें लिखेंगे टाइफाइड के मरीज को अन्य व्यक्तियों के संपर्क में बचाना चाहिए। जहां तक हो सके रोगी व्यक्ति को अलग ही रखना चाहिए। चौथा नंबर लिखेंगे रोगी ग्रस्त व्यक्ति को सभी वस्तुएं अर्थात खाने पीने के बर्तनों, बिस्तरों तथा कपड़ों आदि को अलग अलग रखना चाहिए। जब रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाए तब उसके द्वारा उपयोग की गई सभी वस्तुओं को भली बात निष्क्रमित किया जाना चाहिए। उसके बाद 5वां नंबर में लिखेंगे टाइफाइड रोगी से ग्रस्त रोगी के मलमूत्र को
खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसको भली भांति विसर्जित करना चाहिए तथा नष्ट कर देना चाहिए। रोग के रोगाणु सर्वाधिक संख्या में रोगी के मल में रहते हैं। छठा नंबर लिखेंगे, टाइफाइड रोग के बचने के लिए सदैव दूध को उबालकर पीना चाहिए तथा जल की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को लिखेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारकों का उल्लेख कीजिए तथा इसे नियंत्रित करने के उपाय भी आपको बताना है। सबसे पहले उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह हर साल की रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछे जाएंगे। देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का सामान्य अर्थ है हमारे पर्यावरण का दूषित हो जाना। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति ने किया है। प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण में जब किसी भी तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है कि जिसका जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि पर्यावरण के मुख्य भाग वायु में ऑक्सीजन के साथ अन्य विषैली गैसों का अनुपात बढ़ जाता है, कहा जाता है कि वायु प्रदूषण गया है। पर्यावरण किसी भी भाग को दूषित हो जाने को पर्यावरण प्रदूषित कहा जाता है। यह प्रदूषण जल, मृदा, वायु तथा ध्वनि के रूप में हो सकता है। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारण आप बताएंगे। इसमें आप लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषित अपने आप में एक गंभीर तथा व्यापक समस्या है। वैसे ही इस समस्या को उत्पन्न करने तथा बढ़ावा देने वाले असंख्य कारण हैं, परंतु कुछ सामान्य कारण ऐसे हैं जो अधिक प्रबल तथा अति स्पष्ट हैं। इस वर्ग के कारणों को ही पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारक कहा जाता है। इस वर्ग के मुख्य कारकों का समान विवरण इस प्रकार है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारक। आप इसी तरह से जितने भी हेडिंग डालेंगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, जिससे एग्जामिनर यह समझ जाएगा कि आप टॉपर स्टूडेंट है, आपने अच्छे से तैयारी की है, तो आपको पूरे नंबर दे देगा। जल का अनियमित निष्कासन, इसमें आप लिखेंगे प्रायः सभी आवासीय क्षेत्रों में होने वाला जल का अनियमित निष्कासन पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। खुले शौचालयों से उत्पन्न होने वाली दुर्गंध वायु प्रदूषण के सर्वाधिक योगदान देती है। इसके अतिरिक्त वाहित मल जल के स्रोतों को प्रदूषित करता है। यह दूषित जल नदियों के जल को प्रदूषित कर देता है। घरेलू अवशिष्ट पदार्थ, घरों में इस्तेमाल होने वाले असंख्य पदार्थ के अवशिष्ट भाग भी पर्यावरण प्रदूषण में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। इस जल, वायु एवं मिट्टी को गंभीर रूप से प्रदूषित करते हैं। तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे औद्योगिकरण। तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकरण भी पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख कारक है। औद्योगिक संस्थानों में जहां ईंधन जलने से वायु प्रदूषण होता है, वहीं इसमें इस्तेमाल होने वाली रासायनिक सामग्री के अवशेष आदि वायु, जल, मिट्टी को निरंतर प्रदूषित करते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दहन तथा धुआं, इसके बारे में बताएंगे। आधुनिक मानव में दहन के क्षेत्र में अत्यधिक विस्तृत कर लिया है। घरेलू रसोई से लेकर असंख्य वाहनों तक औद्योगिक संस्थानों से सर्वत्र दहन का ही बोलबाला है। ये सब मिलकर वायु प्रकृति स्वरूप को परिवर्तित करते हैं। परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण में निरंतर वृद्धि होती रहती है। उसके बाद 5वां नंबर हेडिंग डालेंगे, इसमें कीटनाशकों को बढ़ता प्रयोग, जैसे कि कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में विस्तार हुआ है, वैसे 5 कीटनाशकों का
प्रयोग भी निरंतर बढ़ता है। विभिन्न कीटनाशक अत्यधिक विषैले तथा इसका प्रभाव दूरगामी नदियों में है। इनके छिड़काव से वायु, जल तथा मिट्टी का अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट डालेंगे कूड़ा करकट तथा मृत शरीर बहाना। जैसे जैसे जनसंख्या तथा नगरीकरण में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे कूड़े करकट की समस्या बढ़ती रही है। अज्ञानता तथा प्रचलन के अनुसार कूड़े करकट तथा मनुष्य एवं पशुओं के मृत शरीर को नदियों में बहा दिया जाता है। इसे परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण के साथ साथ कुछ अंशों में वायु तथा मिट्टी के प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। उसके बाद 7वां लिखेंगे वृक्षों की अत्यधिक कटाई पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले एक मुख्य उल्लेखनीय कारण वृक्षों की अत्यधिक कटाई भी है। वृक्ष के प्रकृति प्रदत्त कारक है जो वायु के प्राकृतिक स्वरूप को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्ष के अत्यधिक संख्या में कट जाने से परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण की स्थिति को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे रेडियोधर्मी पदार्थ पर्यावरण। इसके बारे में आप बताएंगे। हम आपको 8 उसके बारे में बताएं, आप 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना आपके पास समय रहेगा, उसी हिसाब से आप लिखिएगा। प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारकों में रेडियोधर्मी प्रदूषण को भी उल्लेखनीय योगदान है। विभिन्न आणविक परीक्षाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली रेडियोधर्मी पदार्थ ने भी पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रदूषित किया है। 15 नंबर क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया कि तपेदिक नामक रोग के फैलने के कारकों, लक्षणों तथा उपचार एवं बचाव के उपयोग का वर्णन आपको करना है। इसमें आप उत्तर में हेडिंग डालेंगे तपेदिक क्षय रोग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें लिखेंगे तपेदिक या क्षय रोग एक अत्यंत दुष्कर विश्वव्यापी संक्रामक रोग है जो आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों के बावजूद भी नियंत्रण में नहीं आ रहा है तथा उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार तपेदिक के विश्व के संपूर्ण रोगियों के 1/3 भाग भारत में है। इस रोग को कैप्टन अपडेट कहते हैं। इस रोग के मनुष्य के शरीर में सनो क्षय होता रहता है। इस रोग के कई रूप हैं। फेफड़ों को तपेदिक, आंतों की तपेदिक, अस्थियों की तपेदिक तथा ग्रंथों की 5 तपेदिक है। इनके सर्वाधिक प्रचलन फेफड़ों के तपेदिक है, जिसे पल्मोनरी टीबी भी कहते हैं। इसके बाद आप इसके फैलने के कारण के बारे में आप बताएंगे। इसमें हेडिंग डालेंगे फैलने का कारण। इस रोग का जीवाणु ट्यूबरिक बैसिलस कहलाता है। इसका आकार मुड़े हुए दंड के समान होता है। 1882 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट कॉक ने रोगियों के बलगम से इसे देखा तथा इसी जीवाणु को रोग का कारण बताया। ये जीवाणु सीलन वाले तथा अंधेरों स्थानों पर बहुत दिन तक जीवित रह सकते हैं, किंतु धूप लगने से ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। साधारणतः यह रोग वायु या श्वास द्वारा ही फैलता है। रोगी के जूठे बर्तन, जूठे सिगरेट, हुक्के, इसके वस्त्रों तथा बर्तनों में भी रोगी के कीटाणु आकर रोग को फैला देते हैं। मक्खियों भी इस तरह के रोग जीवाणुओं को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और साफ भोजन को दूषित कर रोगों को फैला देती हैं। तंग स्थानों में, बस्तियों में जहां प्रकाश की उचित मात्रा नहीं पहुंच पाती है, रहने वाले नागरिक शीघ्रता से इस बीमारी के शिकार बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्धनता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, पौष्टिक भोजन और वंश परंपरा भी इस रोग के फैलने में सहायक होते हैं। सड़कों पर पत्थर तोड़ने वाले मजदूर, चमड़े तथा टीन के कार्य करने वाले श्रमिकों तथा भरपेट भोजन न प्राप्त कर सकने वाले व्यक्ति को भी यह रोग शीघ्र ही ग्रस्त कर लेता है। धवन काल इस रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर धीरे धीरे बढ़ते हैं तथा
इस रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर धीरे धीरे बढ़ते तथा अपना प्रभाव जमाते हैं। रोग के काफी बढ़ जाने पर ही इसका पता चलता है। रोगों के लक्षण का हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे प्रारंभ में शरीर में हर समय हल्का ज्वर रहता है, शरीर के अंग शिथिल रहते हैं तथा थकावट महसूस होने लगती है, हल्की खांसी रहती है। रोगी का भार धीरे धीरे कम होता है और उसे भूख भी कम लगती है, जिस किसी शारीरिक कार्य को करने में अत्यधिक थकान हो जाती है। कभी कभी मुख से बलगम के साथ रक्त आता है। फेफड़ों का एक्सरे चित्र रोग का प्रभाव बतलाता है। अस्थियां भी तपेदिक के रोगी की अस्थियां निर्जीव हो जाती हैं तथा इनकी वृद्धि रुक जाती है। आंतों को तपेदिक में आरंभ में दस्त बहुत होते हैं। उसके बाद आप इसके बचाव लिखेंगे, कौन से बचाव हैं जिससे आप बच सकते हैं। अब बचाव का हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे इस रोग वाले व्यक्ति को तुरंत किसी क्षय चिकित्सालय में भेजना चाहिए, परंतु यदि रोगी के घर में ही रहना पड़े तो उसे संपर्क दूर रहना चाहिए। तीसरा नंबर, रोगी के आसपास का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहिए। इसका थूक, बलगम आदि ऐसे बर्तन में पड़ना चाहिए जो निसंक्रामक विलयन से भरा रहता है। इसके कपड़ों को भी निसंक्रामकों से धोना चाहिए। चौथा नंबर, बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां नंबर दिया है कि रोगी को शुद्ध एवं नियमित जीवन व्यतीत करते हुए ताजे फल तथा उत्तम स्वास्थ्यप्रद भोजन देना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उपचार, इसमें लिखेंगे वर्तमान चिकित्सक शास्त्र में तपेदिक नामक रोग का सफलता उपचार संभव है। रोग चिकित्सक के निर्देशानुसार एक निश्चित अवधि तक नियमित रूप से औषधि सेवन करने से रोगों से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। नियमित उपचार के साथ ही साथ पौष्टिक एवं संतुलित आहार, नियमित जीवन, शुद्ध वायु का सेवन तथा हल्का व्यायाम भी रोग मुक्त में सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे, जो पूरे बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हर साल के रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछे जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि हस्त आसन द्वारा घायल व्यक्ति के स्थानांतरण की विधि का वर्णन कीजिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अधिक घायल तथा भारी है तो एक व्यक्ति वाहक के रूप में उसका स्थानांतरण पाठी है प्रकार से नहीं कर सकता। इस प्रकार से रोगी के स्थानांतरण करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। 2 व्यक्ति वाहक के रूप में घायल का स्थानांतरण करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के हस्त आसनों का उपयोग कर सकते हैं। पहला नंबर हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे दोहत्थी आसन। इस विधि में दोनों वाहक व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक व्यक्ति अपना दायां हाथ तथा दूसरा व्यक्ति अपना बायां हाथ आपस में पकड़कर बैठकी बनाते हैं। बैठकी बनाने में दोनों व्यक्तियों की उंगलियां एक दूसरे के में फंसी होनी रहेगी, जिससे कि दोनों हाथों को जोड़ मजबूत बन सके। इस आसन को बनाते समय हाथों में दस्ताने पहनना तथा उंगलियों के मध्य कोई कपड़ा या रुमाल रखना सुविधाजनक रहता है। रोगी को इस प्रकार के दोहत्थी आसन पर बैठाकर ले जाने के लिए रोगी को अपने बीच में खड़ा कर लिया जाता है तथा दोनों हाथों को इस तरह पर धीरे धीरे बैठा दिया जाता है। इस समय वाहक के खाली हाथ रोगी के पीठ पर क्रॉस बनाते रहते हैं। इसमें रोगी के अपने दोनों हाथ वाहकों की गर्दनों में लिपटाकर रखना चाहिए। इस विधि में वाहक छोटे छोटे कदम रखते हैं तथा चलते समय दाहिने वाला वाहक अपना दायां तथा बाईं ओर वाला वाहक अपना बायां पैर बाहर निकालता है तथा इसके बाद इसके विपरीत क्रिया दोहराई जाती है। नेक्स्ट दूसरा नंबर आसन। इस प्रकार के आसन का उपयोग भी घायल व्यक्ति के मूर्छित न होने की अवस्था में किया जाता है। दोनों
वाहकों रोगी के पीछे आमने सामने मुंह करके खड़े हो जाते हैं। दाहिनी ओर वाला व्यक्ति अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की कलाई पकड़ता है तथा दूसरा वाहक की इसी कलाई को तिहत्ती आसन बन जाता है। अब बाईं ओर वाला सहायक अपने बाएं खाली हाथ से रोगी के पैरों को सहारा देता है और आसन पर बैठा लेता है। इस प्रकार के आसन पर कपड़े की गद्दी रखकर घायल व्यक्ति को सुविधाजनक स्थिति में बैठाया जा सकता है। इस विधि में व्यक्ति को अपने दोनों हाथों को दोनों वाहकों को गर्दनों को घुमाकर डालना चाहिए, जिससे वाहक तिहत्ती आसन पर ठीक प्रकार से संभालकर बैठ सके। इस विधि में दाहिने वाहक को दाहिने पैर तथा बाएं वाहक को बायां पैर एक साथ आगे निकालना चाहिए तथा दोनों ही धीरे धीरे चलना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है चौहत्ती आसन। इस विधि में भी दोनों वाहक एक दूसरे की कलाई पकड़ते हैं। दोनों वाहक अपने आमने सामने मुंह करके खड़े हो जाते हैं। प्रत्येक वाहक अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं कलाई को पकड़ता है। अब इस दोनों वाहक अपने अपने खाली बाएं हाथ में एक दूसरे की दाहिनी कलाई को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार चौहत्ती आसन बन जाता है। इस पर कपड़े की गद्दी डालकर रोगी को से बैठाया जाता है। घायल व्यक्ति अपने दोनों हाथ वाहकों के गले में डालकर रखता है। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको पूरा 4 नंबर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और एक बार बोर्ड एग्जाम देने से पहले भी इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि यह हर साल के रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।